सबकी जवाबदारी है। जी। जब देश के ऊपर कोई बात आई है हम्म। तो देश के नागरिकों को आगे आकर के इस पर मदद करनी चाहिए। राष्ट्र हित में ही हम सबकी भलाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई शिकायतें आती हैं, आप तक भी पहुंचती होंगी, बिचौलियों भी रहते हैं इसमें कई बार शामिल। तो ऐसी शिकायतों को आपका विभाग डील कैसे करता है? गर्मी के इस सीज़न में गांव की कोई बात आप मिस करते हैं? देखिए, बचपन में मुझे बचपना की याद आती है। प्रधानमंत्री आवास पर किसी को, किसी बिचौलियों को 1 रुपया देना नहीं है जी। आने वाले यदि 10-15 साल 20 साल में हम कहें देखें तो जिस अनुपात में लोग शहर की ओर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि 50% जनसंख्या शहरों में आ जाएगी। अब हम केवल अनुदान पर ही हमारा शहर निर्भर न रहे, अब खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर के हम कैसे आगे बढ़े, रिफॉर्म करें। मैं जब भी आम देखता हूँ ठेले में से आम कोई रखे हैं तो मुझे पेड़ का आम याद आता है कि हम लोग माननीय रक्षा मंत्री जी से मिले और 290 एकड़ जमीन की वापसी हो गई है एयरपोर्ट को, जो अमृत स्टेशन के रूप में छत्तीसगढ़ के 23 स्टेशनों का विस्तार हो रहा है एयरपोर्ट की तर्ज पर। छत्तीसगढ़ के सभी स्टेशन और छत्तीसगढ़ के पूरे 100% विद्युतीकरण हो चुके हैं। क्राइसिस भी है, मोबाइल फ़ोन, एआई टेक्नोलॉजी, इस बीच आप युवाओं को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें? और अपने सुझाव हमें भी भेज सकते हैं। अपने सुझाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो युवाओं को बुला करके युवाओं से बातचीत करके युवाओं से सुझाव आमंत्रित करते हैं। अब आप केंद्र की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी कम हो जाती है, परिवार वालों को समय भी कम दे पाते होंगे, तो क्या अपनी पुरानी लाइफ को थोड़ा आप मिस करते हैं? एडजस्ट करना पड़ता है, पर बच्चे और घर के लोग समझदार हैं। गर्मी के इस सीज़न में गांव की कोई बात आप मिस करते हैं? देखिए, बचपन में मुझे बचपना की याद आती है। यही हमारा भाजपा का परिवार है। अगर किसी पे कोई दिक्कत आती है, किसी के परिवार में कोई तकलीफ है, तो सब लोग एक साथ मजबूती के साथ परिवार के साथ खड़े होते हैं। नमस्कार, जय जौहर दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री और साथ ही बिलासपुर सांसद तोखन साहू, और ये पहुँचे हुए भिलाई। चलिए उनसे सीधी बातचीत कर लेते हैं। सर, आज आपका भिलाई आना हुआ है, किस मसले पर? हमारे माननीय विधायक हैं रिकेश सेन जी, उनके बड़े भाई का देहावसान हो गया है, तो मैं शोका कुल परिवार से मिलने आया हूँ। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, संघर्षशील थे, समाज के लिए प्रेरणादायक थे और उन्होंने पार्टी के लिए भी बहुत योगदान दिए हैं। तो मैं रिकेश सेन जी, उनके परिवार वालों से, शोका कुल परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। चलिए सर, थोड़ा सा कुछ और अन्य विषयों पर छोटी सी बातचीत। हाल ही में आपका एक नया अंदाज देखने को मिला, आप साइकिल चलाते हुए नई दिल्ली में नज़र आए, आपने एक अलग संदेश दिया। पेट्रोल डीजल की जो किल्लत चल रही है, क्या लगता है कि ये क्या लंबे समय तक चलेगी और आप और किस तरीके का मैसेज लोगों को देना चाहते हैं? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि वैश्विक परिस्थितियाँ ऐसी है कि अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। स्टेट ऑफ होर्मुज, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस चल रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ हम आयात करते हैं, हमारे यहाँ तेल के कुएं है नहीं। लगभग 85% तेल हम लोग आयात करते हैं, इसलिए दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हमें थोड़ी सी अपने जो संसाधन है उसमें कटौती करना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए कहा कि हम डीजल पेट्रोल को हम सबको बचाना चाहिए। हम विदेश यात्रा से बचें, सोना ना खरीदें, हम प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ें। ये सारी बातें राष्ट्र हित में हैं, इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ। और मैं खुद भी, जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने आह्वान किया, मैंने मेरे साथ में जो कारकेट चलती थी, मैं उन सबको कम करके अब हम सिर्फ एक गाड़ी में हम मेरे सुरक्षा के साथ साथ मेरे सहयोगी, हम सब लोग एक गाड़ी में सफ़र करते हैं। एक पायलट चलती है, बाकी सभी गाड़ियों को हमने बंद कर दिए हैं। और उसके साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि जितना डीजल पेट्रोल की बचत हो सके करनी चाहिए। इसीलिए मैं दिल्ली के अपने आवास से साइकिल से मैं अपने कार्यालय गया था और
अपने स्टाफ के लोगों को भी मैंने कहा है कि हम डीजल पेट्रोल की बचत करें, हम वर्क फ्रॉम होम करें, ऐसा करके भी हम डीजल पेट्रोल बचा रहे हैं, अपना कार्य भी पूरा कर रहे हैं। निश्चित ही आपने अपने तरफ से तो शानदार मैसेज दिया है। बिल्कुल करनी भी चाहिए, सब ये सबकी जवाबदारी है। जब देश के ऊपर कोई बात आई है तो देश के नागरिकों को आगे आकर के इस पर मदद करनी चाहिए। राष्ट्र हित में ही हम सबकी भलाई है। देश पर बात कर लेते हैं। आपने हाल ही में कहा था कि जीडीपी ग्रोथ में शहरीकरण एक बहुत ही मजबूत आधार होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे थोड़े छोटे राज्यों में इसका किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है या मिलेगा? देखिए, शहर को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है। देश की लगभग 35% आबादी शहरों में रहती है। आने वाले यदि 10-15 साल 20 साल में हम कहें देखें तो जिस अनुपात में लोग शहर की ओर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 50% जनसंख्या शहरों में आ जाएगी। लोग रोज़गार के लिए, व्यवसाय के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए शहरों की ओर रुख करते हैं। तो शहरों को भी अपना दायित्व निभाना होगा। इसलिए शहरों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है। गांव और शहर मिलकर के ही राष्ट्र आगे बढ़ते हैं। तो शहरों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ के हमारे शहर भी अच्छे काम कर रहे हैं। एक अच्छा ग्रोथ है शहर का। शहर के लोग यदि टैक्स भुगतान करने में बहुत आगे हैं, तो छत्तीसगढ़ का भी अपना बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित ही। सर, स्मार्ट सिटी मिशन की तरह अब आपकी सरकार क्या कोई नया ऐसा ही शहरी प्रोजेक्ट लाने जा रही है कि आप लोगों की ऐसी कोई प्लानिंग है? देखिए, कोई भी स्कीम आता है तो एक निश्चित समय के लिए आता है। स्कीम की सफलता, स्कीम्स के अनुभव को सीख करके सरकार फिर आगे कदम उठाती है। स्मार्ट सिटी ने भी बहुत सारे काम किए हैं। अब स्मार्ट सिटी मिशन के बाद सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड लेकर के आए हैं 1 लाख करोड़ रुपए का। अब वो 1 लाख करोड़ रुपए का जो अर्बन फंड है, ये पूरे देश भर के शहरों के लिए है। शहर रिफॉर्म करे और रिफॉर्म के आधार पर हम 1 लाख करोड़ को 4 लाख करोड़ कैसे बना सकते हैं, है कि नहीं? अब हम केवल अनुदान पर ही हमारा शहर निर्भर न रहे, अब खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर के हम कैसे आगे बढ़े, रिफॉर्म करें। तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपया जारी किए हैं। इसका लाभ शहर ले सकती है जी। अब बिलासपुर जनता की तरफ से एक सवाल, सांसद होने के नाते आप बिलासपुर के लिए ऐसा कुछ आपने प्लानिंग की है जो अभी भी अधूरा है या अभी वो प्रोग्रेस में है, ऐसा जो आप जनता से शेयर करना चाहें? उन्हें कोई बड़ी सौगात आपकी तरफ से क्या मिल सकती है? बिलासपुर की जनता का बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है और बहुत आशीर्वाद है अपने भाई तोखन साहू के ऊपर। तो बिलासपुर के लिए हमने बहुत सारे काम किए हैं। बिलासपुर के जो व्यापारियों की जो सबसे बड़ा डिमांड और नागरिकों की बड़ी जो डिमांड था कि बिलासपुर के एयरपोर्ट का, बिलासा एयरपोर्ट का विस्तार हो। उसके लिए सबसे बड़ी बाधक थी कि 290 एकड़ जमीन जो रक्षा मंत्रालय के पास था उसे वापस आना चाहिए। लंबा समय से मांग चल रहा था। पर मैं आपको बताते हुए और आपके माध्यम से मैं बिलासपुर की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता को भी बताते हुए मेरे मन में बहुत हर्ष हो रहा है कि मैंने इस बात को लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी हम दोनों मिल करके गए, माननीय रक्षा मंत्री जी से मिले और 290 एकड़ जमीन की वापसी हो गई है एयरपोर्ट को। एक बड़ा काम जी। अब एयरपोर्ट के लिए ज़मीन आ गई है तो अब उसका विस्तार होगा। उसके लिए ट्रैक का विस्तार होगा। 3C को 4C में भी के लिए आदेश हो गया है। नाइट लैंडिंग की भी सुविधा उपलब्ध हो गई है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी शुभारंभ करने के साथ साथ उस पर यात्रा भी कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा काम एयरपोर्ट के विस्तार के लिए हमने इन 2 सालों के प्रयास में हमने किया। उसी प्रकार यदि मैं रेलवे के विस्तार की यदि बात करूं तो रेलवे के लिए हमने पूरे छत्तीसगढ़ में, न केवल बिलासपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में जो कोरोना काल के समय से जो ट्रेनों का स्टॉपेज को रोक दिया गया था, ऐसे 58 ट्रेनों के स्टॉपेज को मैंने बहाल कराया है। 58 ट्रेन बिलासपुर से पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसका लाभ हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो पास से आते जाते हैं, उन सबको लाभ मिल रहा है। उसके अलावा
जो अमृत स्टेशन के रूप में छत्तीसगढ़ के 23 स्टेशनों का विस्तार हो रहा है एयरपोर्ट की तर्ज पर। एयरपोर्ट के छत्तीसगढ़ के सभी स्टेशन और छत्तीसगढ़ के पूरे 100% विद्युतीकरण हो चुके हैं अब। तो एक और छत्तीसगढ़ में 2014 के पहले रेलवे को मात्र 214 करोड़ बजट मिलता था। आज 57,000 करोड़ का बजट अलॉट हुआ है, कार्य चल रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगातें दी हैं। उसके अलावा बिलासपुर को सिटीज़ 2.0 में सम्मिलित किया गया। देश भर के 18 शहरों को सिटीज़ 2.0 में सम्मिलित किया गया था। उसमें 18 में एक शहर हमारा बिलासपुर है। 18 में एक बिलासपुर। उसके बाद एक रामसर साइट के रूप में हमने कोपरा जलाशय को भी चिन्हांकित किया है। तो एक बड़ा काम बिलासपुर के लिए, बिलासपुर की जनता के लिए। उसके अलावा सड़क परिवहन मंत्री से भी मिल करके सड़क की जो जाम है उसे दूर करने के लिए बाईपास सड़कों को निर्माण के लिए भी स्वीकृति हमने दिलाई है। ये सबसे बड़ी समस्या है बिलासपुर की। हाँ। जी सर, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई शिकायतें आती हैं, आप तक भी पहुंचती होंगी, बिचौलियों भी रहते हैं इसमें कई बार शामिल। तो ऐसी शिकायतों को आपका विभाग डील कैसे करता है? देखिए, किसी भी प्रकार की शिकायत हो, हमने पहले भी कहा है, आपके माध्यम से भी मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री आवास पर किसी को, किसी बिचौलिए को 1 रुपया देना नहीं है जी। हमारे स्थानीय निकाय जियो टैग करते हैं, उनके खाते पर सीधा पैसे आती है। तो किसी को पैसा लेने देने की बात ही नहीं है। लेकिन यदि बिचौलिए यदि इस तरह की कोई काम करते हैं तो हम उस पर तुरंत के तुरंत कार्रवाई कराते हैं। हमने स्पष्ट कहा है कि इस तरह की बिचौलिए जो प्रधानमंत्री आवास पर पैसा खाने की कोशिश करेंगे तो तुरंत एट अ टाइम उस पर कार्रवाइयाँ होगी। मेरे पास जो भी शिकायतें आती है मैं तुरंत उसका समाधान करता हूँ। और प्रधानमंत्री आवास के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बना करके, पक्का मकान न केवल हम बनाए हैं बल्कि बना करके जनता को समर्पित कर चुके हैं, चाबियाँ सौंप चुके हैं। अब तीसरे टर्म की पहली कैबिनेट की बैठक में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बना करके जनता को समर्पित करने के लिए कैबिनेट की बैठक में पहली ही घोषणा कर चुके हैं। 1 करोड़ आवास शहरी क्षेत्रों के लिए और 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो मैं, चूँकि शहरी विकास मंत्रालय, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय का मैं केंद्रीय राज्य मंत्री हूँ, इसलिए शहर के अपने नागरिकों से कहना चाहता हूँ और शहरी निकायों में काम करने वाले अपने जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूँ कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए आप आवेदन करिए। आपके आवेदन को सत्यापित करके जितनी भी डिमांड होगा, केंद्र सरकार सबके लिए प्रधानमंत्री आवास देने के लिए संकल्पित है। सर, पंचायती से आपने अपने इलेक्शन मतलब राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की, आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आज का दौर काफ़ी बदल चुका है, क्राइसिस भी है, मोबाइल फ़ोन, AI टेक्नोलॉजी। इस बीच आप युवाओं को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें और साथ ही साथ देश को लेकर भी आगे बढ़ सकें? देखिए, युवा शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है। युवाओं की मेहनत, युवाओं की सृजनशील सोच और युवाओं के तार्किक जो अनुभव है, इससे समाज आगे बढ़ता है। जब युवा अपने पैरों पर खड़ा होकर के जब काम करते हैं तो न केवल उस युवा का बल्कि परिवार भी आगे बढ़ता है। जब परिवार आगे बढ़ता है तो परिवार का संबंध समाज से होता है, समाज भी आगे बढ़ता है और समाज आगे बढ़ता है तो समाज का संबंध राष्ट्र से है, राष्ट्र भी आगे बढ़ता है। तो हमारे युवा साथी, आज हम दुनिया की परिस्थितियों को हम देख रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि युवाओं की मेहनत, देश की जनता का आशीर्वाद और 140 करोड़ वासी देशवासियों के आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। और ये राष्ट्र का सौभाग्य है कि आज राष्ट्रभक्त श्री नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसके हाथ में देश सुरक्षित है। इसलिए मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि सब लोग, हम लोग सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोच करके ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। निगेटिविटी तो आनी ही नहीं चाहिए। हम किस तरह से समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, कैसे मेहनत करें, कैसे समाज आगे बढ़े, हम कैसे राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए
सकारात्मक सोच के साथ, नकारात्मक तो आनी ही नहीं चाहिए, और अपने सुझाव हमें भी भेज सकते हैं। अपने सुझाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो युवाओं को बुला बुला करके, युवाओं से बातचीत कर कर करके युवाओं से सुझाव आमंत्रित करते हैं, और युवाओं के सुझाव को सरकार अपनी योजनाओं में सम्मिलित करती है। तो सुझाव हमें भी भेज सकते हैं, है कि नहीं? तो हम सब मिल करके काम करेंगे तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। जी सर, एक लास्ट सवाल आपसे, थोड़ा पर्सनल। अब आप केंद्र की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी कम हो जाती है, परिवार वालों को समय भी कम दे पाते होंगे, तो क्या अपनी पुरानी लाइफ को थोड़ा आप मिस करते हैं? बच्चे वगैरह? देखिए, सार्वजनिक जीवन में इतना निश्चित है कि परिवार के लिए समय नहीं होता, और बहुत कठिन काम होता है। बच्चे लोग, हम लोग घर जब पहुंचते हैं तो कभी 1 बजे 2 बजे से पहले पहुंच नहीं पाते, तो बच्चे सो जाए रहते हैं, और सुबह जल्दी से निकलना पड़ता है, तो बच्चे अब बड़े हो गए तो जग गए रहते हैं, तो एडजस्ट करना पड़ता है। पर बच्चे और घर के लोग समझदार हैं। जीवन संगिनी आपकी बिल्कुल, आपकी इस कामयाबी के पीछे तो उनका नहीं, बहुत निश्चित बड़ा रूप हाथ से है। वो भी समझदार है। घर के लोग, सब लोग समझदार हैं कि मुझे घर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होता, बल्कि मेरी मदद करते हैं। उनको भी पता है कि मुझे समय देना पड़ेगा, जनता के बीच में रहना पड़ेगा, मुझे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। ये घर के लोग अच्छी तरह से समझते हैं। मेरे पिताजी को मिलने के लिए जब मैं नहीं जा पाता हूँ तो गांव से मुझसे मिलने के लिए चले आते हैं, और जितने दिन मैं बिलासपुर में रहता हूँ तो बिलासपुर में ही रहते हैं, हम साथ साथ रहते हैं। गर्मी के इस सीज़न में गांव की कोई बात आप मिस करते हैं? देखिए, बचपन में मुझे बचपना की याद आती है। बचपना में हम लोग गर्मी की छुट्टियों में हम लोग नदिया में ही मिलते थे, नदी में या बगीचे में। तो मैं जब भी आम देखता हूँ, ठेले में से आम कोई रखे हैं, तो मुझे पेड़ का आम याद आता है कि हम लोग पका हुआ आम, जिसको टपका आम बोलते हैं, हम टपका आम खाते थे, नदी में तैरते थे। तो अब वो दिन नहीं मिलेगा कर। वो तो हर किसी की बचपन की याद में शामिल है ये आम तोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सांसद जी। राकेश सेन जी से भी बात कर लेते हैं। आज और भिलाई पहुंचे थे आपसे मुलाकात करने, क्या कहेंगे? देखिए, आज वो मंत्री के रूप में नहीं आए हैं, मेरे परिवार के सदस्य के रूप में आए हैं। यही हमारा भाजपा का परिवार है। अगर किसी पे कोई दिक्कत आती है, किसी के परिवार में कोई तकलीफ है, तो सब लोग एक साथ मजबूती के साथ परिवार के साथ खड़े होते हैं। मेरा भैया से एक आत्मीय रिश्ता है, और बहुत ही जब हमारे परिवार की जब ये घटना पता चली तो उस समय दिल्ली में थे, और लगातार मीटिंग का दौर भी चल रहा था। लेकिन आज सब मीटिंग्स को छोड़कर आज शोकाकुल परिवार से, हमारे परिवार से मिलने आए हैं। हम आभारी हैं, और यही संबंध को दिखाता है कि आप पद और दायित्व तो बहुत मायने नहीं रखता, आत्मीय रिश्ता ही जो है मायने रखता है। वो आज तोखन भैया के रूप में हमको देखने को मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री, जिनके साथ हमने कई पहलुओं पर बातचीत की। इसी के साथ वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।